नमस्कार। सवाल इंडिया का देख रहे हैं आप। मैं हूं ताबिश हुसैन और यहां पर हम बात आज करेंगे सियासत की। बीएसपी को लेकर बड़ी खबर जो है वो आई है और ये कि लोकसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। अब खबर ये आ रही है कि बीएसपी के 10 सांसद पार्टी छोड़ने की तैयारी में हैं और सूत्रों की अगर माने तो यहां पर बीएसपी के 4 सांसद बीजेपी और 3 सांसद कांग्रेस और 3 समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं। ऐसे में बीजेपी के संपर्क में जो 4 सांसद बताए जा रहे हैं उनके बारे में भी आपको बताते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि मलूक नागर जो हैं और संगीता आज़ाद, राम शिरोमणि वर्मा, रितेश पांडे ये बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं और इसके अलावा 3 बीएसपी सांसद और सपा और 3 बीएसपी सांसद जो हैं वो कांग्रेस के संपर्क में बताए जा रहे हैं। अमरोहा से दानिश अली को कांग्रेस का साथ मिलता हुआ दिख रहा है। इस तरह से बीएसपी के जो 10 सांसद हैं वो अलग अलग पार्टियों में यहां पर जा सकते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि बीएसपी उत्तर प्रदेश में वोट प्रतिशत के हिसाब से अगर आप देखें तो एक की पार्टी है, एक बड़ी पार्टी है और ये अगर कमज़ोर होती है तो फिर एक बड़ा असर आपको चुनावों में देखने को मिल सकता है। ऐसे में बीएसपी के सांसद अगर पार्टी छोड़ते हैं तो इस पे कितना असर पड़ेगा इस बीएसपी पर, उनके वोटिंग शेयर पर, ये काफ़ी मायने रखेगा और इसका फ़ायदा किसको हो सकता है, किसको यहाँ पर इन सांसदों के जाने से आने से कोई फ़ायदा ज़्यादा नहीं होगा। इस पर आज चर्चा यहाँ पर हम करेंगे, लेकिन ये एक बड़ा झटका एक तरह से बीएसपी के लिए माना जा रहा है। अब समीकरण को आप समझिए दरअसल कि बीएसपी के सांसद अगर चले जाते हैं, पार्टी छोड़ते हैं, तो ये क्यों एक महत्वपूर्ण चीज़ हो सकती है यूपी के लिहाज से। इसको आप ऐसे समझिए कि विधानसभा का चुनाव अगर हम देखें और वहाँ पर वोटिंग परसेंटेज की हम बात करें तो इसमें आप देखेंगे कि ये आपको तीनों जो चारों पार्टियां हैं वहाँ पर उसका हम वोटिंग परसेंटेज दिखा रहे हैं। 2007 से आप देखिए यहाँ पर जो बसपा है उनको 30% वोट यहाँ पर जो है वो मिला था और 2012 के चुनाव में ये 25% रह गया, 2017 में 22% और 2022 के जो चुनाव हुए उसमें 12.9% सिर्फ ये जो वोटिंग परसेंटेज है वो यहाँ पर बसपा का रह गया। यानी गिरावट लगातार इनके वोट प्रतिशत में रही है पिछले 4 चुनावों में अगर आप देखेंगे। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की अगर आप बात करें तो यहाँ पर इनका एक लगभग स्थिर जो है वो रहा है। 25-17 में था करीब और 29 2012 में इनको मिला प्रतिशत, 21% इनको जो है वो 17 में मिला और 2022 में एक बड़ा इजाफा इनकी वोटिंग प्रतिशत में हुआ था। लेकिन उसके बाद भी समाजवादी पार्टी को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ क्योंकि बीजेपी अगर दूसरी तरफ आप देखें तो 2007 और 12 के चुनाव के मुकाबले में 2017 और 22 का जो चुनाव हुआ वहाँ पर तगड़ा समर्थन बीजेपी को मिला। अब ऐसे में ये सवाल यहाँ पर बड़ा हो जाता है कि बसपा के सांसद अगर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी तीनों पार्टियों में बढ़ जाते हैं तो किसको इसका फायदा जो है वो होगा। अब लोकसभा को भी आप देखिए। अब 2009 की अगर हम बात करें तो बसपा के 27.4% वोट थे उत्तर प्रदेश में। 2014 में ये 19.6% रहा और 2019 में ये 19.3% रहा। यानी पिछले 2 चुनावों में 19% के करीब वोट तो बसपा के पास यहाँ पर रहा ही और 19% में आप देखिए तो 3 जो बड़ी पार्टियां उत्तर प्रदेश की हैं उसमें अब बसपा यहाँ पर जो है वो रहती है। और दूसरी तरफ बीजेपी को आप देखिए तो ये 2014 में 42% थे और 19 में ये 49% से भी ज़्यादा वोट बीजेपी को जो है वो मिला था। समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में गिरावट पिछले चुनाव में इनके रही थी लेकिन पिछले 2 चुनाव में बसपा का वोट प्रतिशत जो है वो लगभग बराबर रहा था। ऐसे में अगर इस बार जो है ये सांसद यहाँ पर दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं तो क्या इस वोटिंग प्रतिशत पर भी शिफ्ट होगा, क्योंकि कांग्रेस, सपा, बीजेपी तीनों ही पार्टियों में ये बताया जा रहा है कि इनके संपर्क में हैं जो बीजेपी के जो बीएसपी के माफ कीजिएगा जो सांसद हैं। ऐसे में मायावती की जो पार्टी है वो उनका जो वोट प्रतिशत है उसको भी आप समझिए। उत्तर प्रदेश में 20% दलित वोट है जिसमें जाटव वोट जो है वो 12% है और गैर जाटव 8%
वोट यहाँ पर है। ऐसे में मायावती की पार्टी को एक बड़ा वर्ग जो है वो समर्थन देता है। जाटव वोटों में 87% 2017 में मायावती को मिले, 2022 में ये 65% रह गए, यानी 22% की गिरावट जाटव वोटों में मायावती की पार्टी को देखी गई थी। गैर जाटव वोट की बात करें तो ये भी ऐसे ही हालात यहाँ पर रहे। 2017 में 44% वोट इनको मिले थे और 2022 में 27% गैर जाटव वोट जो है वो मायावती की पार्टी को मिले, यानी 17% की गिरावट इनके वोटों में भी देखने को मिली थी। अब किसको फायदा यहां पर हो सकता है इसकी हम बात करें तो इसको आप थोड़ा इस हिसाब से समझ सकते हैं कि जाटव वोट जो 8% 2017 में बीजेपी को मिला था, ये 2022 के चुनाव में 21% बीजेपी को जाटव वोट मिला, यानी 13% का इजाफा बीजेपी के लिए वोट्स में इस वर्ग से हो गया। गैर जाटव वोट 32% बीजेपी को मिला था और 2022 में इसमें भी इजाफा हुआ और 41% वोटों ने, गैर जाटव जो वोटर थे उन्होंने बीजेपी को यहां पर वोट दिया और 9% की बढ़त जो है वो इसमें भी देखने को मिली है। अब बीजेपी का वोट जो है वो एनडीए में शिफ्ट, बीएसपी का वोट एनडीए में शिफ्ट क्या होने लगा है, इसको भी आप ऐसे समझिए कि 5 साल में जाटव वोट बीएसपी को 12% ही ज्यादा जो है वो मिला है। तो बीएसपी के लिए थोड़ा संकट की घड़ी है, थोड़ा मुश्किल वक्त उनके लिए आप कह सकते हैं। 5 साल में गैर जाटव वोट जो है वो एनडीए को 14% ज्यादा मिला है, यानी एनडीए को समर्थन जो है वो जिस वोटर्स पर जिन वोटर्स पर बीएसपी के वोटर जो है वो कैडर माना जाता था, वो अब धीरे धीरे एनडीए की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखा है। पिछले 1-2 चुनाव की अगर हम बात करें, जिससे कि हमने आंकड़े यहाँ पर आपको दिखाए हैं। अब 3 बड़ी पार्टियां उत्तर प्रदेश में अगर आप कहें वोट प्रतिशत के हिसाब से, समाजवादी पार्टी, बीजेपी और बीएसपी। ऐसे में अगर बीएसपी यहाँ पर कमजोर होती है तो ये एक बड़ा असर तो होगा ही, लेकिन किसको यहाँ पर फायदा होगा ये भी आप इस हिसाब से देखिए कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें जो हैं वो काफ़ी हैं और ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर जो पार्टी अच्छा करती है उसके लिए केंद्र की राह आसान हो जाती है। बीजेपी दावा कर रही है इस बार और ज़्यादा सांसद जीत कर आने की, तो जाहिर है उनके लिए भी यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन जो है वो बरकरार रखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। हमारे सहयोगी प्रशांत ने बात की बीएसपी सांसद मलूक नागर से। उन्होंने साफ किया कि वो बहन मायावती के साथ हैं और कांग्रेस में जाने का सवाल ही नहीं उठता है। जब से समाजवादी पार्टी ने बीएसपी के पूर्व सांसद अफजल अंसारी को गाजीपुर से टिकट दिया है, तब से ऐसी अटकलें लग रही हैं कि बीएसपी के कई और सांसद दूसरी पार्टियों में जा सकते हैं, कांग्रेस में जा सकते हैं, समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं। हमारे साथ हैं बीएसपी के सांसद मलूक नागर, बिजनौर से सांसद हैं। नागर साहब, ये क्या सुन रहे हैं, क्या आपको भी ऑफर है कांग्रेस से? कई सांसद कांग्रेस, समाजवादी पार्टी इसमें जाने वाले, क्या आप भी कांग्रेस जा रहे हैं? देखिए, बात तो लोग चारों तरफ से कर रहे हैं, पर जहां तक हमारी बात है, प्रश्न ही नहीं पैदा होता। और ये कांग्रेस के लोग झूठे और अफवाह फैलाने में मास्टर हैं। ये इस तरह की अफवाह जानबूझ करके फैला रहे हैं, क्योंकि ये पिछले काफी दिनों से समझौते के लिए लाइन में थे और कुमारी बहन मायावती जी की तरफ से जवाब जब नहीं आया या इन्होंने माफी नहीं मांगी, जो हमारे विधायक राजस्थान में तोड़ के ले गए, मध्य प्रदेश में तोड़ के ले गए, उत्तराखंड में तोड़ के ले गए, या जो कैंडिडेचर डिक्लेयर करना था उसको इन्होंने नहीं करा, उधर से जवाब नहीं आया, तो अब इस तरह की कोशिशें कर रहे हैं और कोशिशों से भी ज्यादा अफवाह फैला रहे हैं। प्रश्न ही नहीं पैदा होता, क्योंकि कांग्रेस की तो नीयत और नीति और सोच धोखेबाजी की है, चालाकी की है और गुमराह करने की है और अफवाह फैला करके किसी भी तरह तोड़ने की है। इसीलिए बिहार में इनका समझौता टूटा, इंडिया गठबंधन का, जिन्होंने शुरुआत की थी उसकी, इस इंडिया जो गठबंधन था, इसी तरह बंगाल में टूटा, इसी तरह अखिलेश जी का बिल्कुल लड़खड़ाता रहा और ऐसे ही मुझे तो लगता है दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में आप पार्टी के साथ भी टूटेगा। बीजेपी से अगर ऑफर आए तो? देखिए, पहली बात तो ये है कि इसका मैं क्या जवाब दूं। मुझे तो सुनने में आया कि बीजेपी आपको भी ऑफर कर रही है, आप पत्रकारिता छोड़ करके एमपी का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आप भी जवाब दे दो। जहां तक बात है, आज का जो देश में माहौल है बीजेपी के लिए, उनको किसी की जरूरत है ही नहीं। और ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि जो लोग अफवाह फैला रहे हैं, ये झूठ फैला रहे हैं, वहां तो मेरे हिसाब से कुछ है ही नहीं। बीएसपी पर दानिश अली से भी हमारे सहयोगी प्रशांत ने बात की, जिनको लेकर चर्चा है कि कांग्रेस उनको जो है वो टिकट दे सकती है। उन्होंने क्या कहा वो भी आप देखिए। अमरोहा की सीट सपा और कांग्रेस के गठबंधन में
कांग्रेस के पास गई है, तो क्या अगर आपको मौका मिलेगा कांग्रेस से चुनाव लड़ने का तो आप चुनाव लड़ेंगे उस सीट से? जब राजनीति कर रहे हैं हम सफर पे हैं, इस देश के एक बड़े तबके को, चाहे वो महिला हो, किसान हो, आदिवासी हो, हर किसी को ब्रांड कर दिया जाता है इस देश में। इतने नोबल कॉज के लिए जिस यात्रा में मैं शामिल हो रहा हूं, मेरे ख्याल से फोकस उस पे रखें तो ज्यादा बेटर है। राजनीति चलती रहेगी, लेकिन देश बचाना है। इस मुल्क का जो सोशल फैब्रिक है उसको इंटैक्ट रखना है। जो लाखों हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दे करके इस देश को आजाद कराया अंग्रेजों से, अंग्रेजों ने भी ऐसा नहीं किया था कि जब किसान दिल्ली कूच कर रहे हो तो उन पे जो है गोली चले, आंसू गैस के उनको जो है 100 किलोमीटर दूर ही जो है कंक्रीट लगा करके, कटीले तार लगा करके रोक दिया जाए। तो फिलहाल फोकस हमारा उस पे है। आगे जब पुल कोई ब्रिज क्रॉस करने की बात होगी उस पर उस वक्त विचार किया जाएगा। एसपी बघेल साहब की भी प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं, उनका क्या कहना है हमारे से, क्योंकि हिमांशु ने उनसे बात की है, उसके बाद आप चर्चा भी इस पर करेंगे। इसको मैं संदर्भ में लूंगा कि ये चुनाव की पूर्व संध्या पर एक बहुत अच्छी खबर भारतीय जनता पार्टी के लिए, और ख़ास तौर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी तपस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता के कारण, और टिकट का मतलब जीत का सर्टिफिकेट होने के कारण लोग अपनी अपनी पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। ये शीर्ष नेतृत्व को तय करना है किसको लेना है किसको नहीं लेना है, लेकिन जिताऊ और टिकाऊ के बारे में निश्चित तौर से पार्टी विचार करेगी। तो ये चुनाव से पहले 3 शब्द में कहना चाहूँगा कि भय, भगदड़ और भ्रम की राजनीति हो रही है। भय ये है हम जीतेंगे नहीं जीतेंगे, भगदड़ ये कि भागो तो इंडी में कुछ दम नहीं है तो बीजेपी की तरफ चलो, और भ्रम ये है कि पता नहीं उनकी पार्टी भी उनको टिकट दे पाएगी या वो जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे। एक परंपरा है, कानून नहीं है, कि नेवी का जहाज जब डूबता है तो कप्तान भागता नहीं है। कैप्टन मुल्ला साहब चाहते तो उतर सकते थे लेकिन उन्होंने शहादत दी थी। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ कि कप्तान लोग अपने अपने जहाज से भाग रहे हैं और मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास कर रहे हैं। ये मोदी जी की लोकप्रियता की पराकाष्ठा का उदाहरण है। प्रोफेसर बद्री नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक आप हैं, उनसे बात करते हैं इस खबर पर कि बीएसपी में अगर ये टूट होती है तो फिर इसका असर कैसा रहेगा और ये कितनी बड़ी खबर इसको जो है वो समझा जाए। बहुत शुक्रिया आपका बद्री नारायण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये जो खबर आ रही है बीएसपी को लेकर के उनके सांसद अलग अलग पार्टियों में, यानी कि एक ही पार्टी में जो है वो जाने के लिए तैयार हैं, इसके पीछे की वजह आप क्या देखते हैं? ये भगदड़ है, भ्रम है कि बीएसपी में अब जीत नहीं पाएंगे, कैसे आप इसको देख रहे हैं? देखिए, अगर ये खबर सही है तो इसका जो कारण है वो यही हो सकता है कि ये प्राय सांसदों में 2 तरह की आशंका होती है। एक तो उन्हें टिकट मिलेगा कि नहीं, और दूसरा मिलेगा तो जीतेंगे कि नहीं। और मुझे लगता है मायावती इस बार अपने टिकट्स को बदलेंगी, यानी जो बदलना चाहिए उनको। मुझे लगता है ढेर सारे जो वो नए एक्सपेरिमेंट भी कर सकती हैं इस चुनाव में, नए लोगों को लेके आ सकती हैं। तो मुझे लगता है हो सकता है इस भ्रम के कारण, इस आशंका के कारण ये लोग शिफ्ट कर लेना चाहते हो चुनाव, ये जब तक ये संकट आए उसके पहले अपनी जगह तलाश लेना चाहते हो सकता है ये कारण हो। लेकिन इसका जो इसका परिणाम क्या होगा बीएसपी के ऊपर, ये दूसरा सवाल है। वो शायद अगर आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा, या मैं अभी बताऊं जैसा आप जी। वही एक महत्वपूर्ण सवाल है कि सांसदों के जाने से क्या बीएसपी पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि बीएसपी ऐसी पार्टी है जो मायावती के इर्द गिर्द ही ज्यादातर जो है वो इसका प्रभाव दिखता है। तो क्या पार्टी के असर पर भी इससे फर्क पड़ेगा? देखिए, मुझे लगता है एक तो ये हमें समझना चाहिए कि 2 प्रक्रियाएं साथ चल रही हैं। एक तो दलित वोटों में विखंडन है, ये बहुत साफ है, और विखंडन की जो दिशा है वो बीजेपी की तरफ है। दलित मतों में जो गिरावट आई है मायावती की, वो आपने दिखाया अपने आंकड़ों से, और ये भी दिखाया कि उसमें बीजेपी की तरफ मूव ये एक टेंडेंसी दिखाई पड़ती है। और उसके सामाजिक और ढेर सारे कारण है, सामाजिक राजनीतिक कारण, उस पर कभी और बात हो सकती है।
जी। लेकिन लेकिन ये जो सांसदों के जाने से इस कारण से बहुत फर्क नहीं आने जा रहा है बीएसपी पर, क्योंकि बीएसपी जैसा आपने बताया कि मायावती सेंट्रिक पार्टी है, और जिसको जहां नेता आते हैं जाते हैं, नेताओं के जाने आने से बहुत फर्क नहीं पड़ता। उनका अपना जो बेस वोट है, वो बेस वोट में विखंडन दूसरे कारणों से हो रहा है, वो चल रहा है, लेकिन इसके कारण वो विखंडन होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि लेकिन मायावती आप मायावती या बीएसपी के असर को आप कैसे देखते हैं? चलिए, लोकसभा के अगर हम आंकड़े यहाँ पर देखें तो पिछले 2 चुनाव में बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहा, उनको लगभग उतने ही वोट 19% के आसपास मिले। लेकिन विधानसभा में तो बहुत खराब स्थिति उनकी होती चली गई, वक्त से जैसे जैसे चुनाव जो है होते रहे। एक वक्त पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली पार्टी अब किस स्थिति में यहाँ पर है? ऐसे में आपको ये लगता है कि अगर ये कमजोर होते हैं, बीएसपी यहाँ पर कमजोर होती है, तो इसका बड़ा फायदा किसको यहाँ पर मिलेगा? समाजवादी, कांग्रेस या फिर बीजेपी? क्योंकि शिफ्ट तो थोड़ा बीजेपी की तरफ इनके वोटरों का ही लग रहा है यहाँ। देखिए, मुझे लगता है कि एक तो बात तय है कि बीएसपी में, मैं जैसा हमने कहा, वोटों में विखंडन है, एक क्राइसिस है बीएसपी की पॉलिटिक्स के लिए। लेकिन अगर सही स्ट्रेटेजी से मायावती टिकट डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं तो ये विखंडन थोड़ा रुक जाएगा, और जो रुकेगा तो उनका जो अभी आसपास का जितना वोट प्रतिशत पहले, उसके आसपास कहीं होके रह जाएंगी। लेकिन स्ट्रेटजी सही नहीं हुआ, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, तो बड़ा विखंडन हो सकता है, वोटों में जो क्षरण हो सकता है, और वो क्षरण का फायदा सीधे रूप से बीजेपी को होगा, क्योंकि बीजेपी एक ऑर्गेनाइज्ड एंड मोबिलाइज्ड कैंपेन के तहत जब जाती है, और पिछले दिनों जो बेनिफिशियरी जो इवॉल्व हुआ है बहुत सारी गरीब जातियों, गरीब समूहों में, और जो मोस्टली दलित जातियों से जुड़े हुए हैं, और जो प्रधानमंत्री ये जो अन्न, 5 किलो अन्न, पेंशन, बहुत सारी चीजें जो पहुंची हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, इन सब के कारण एक बेनिफिशियरी कॉन्सियसनेस दलितों में, वो गरीब समूहों में नीचे में इवॉल्व हुआ है, विकसित हुआ है, जो जातीय अस्मिता से अलग किस्म की राजनीति करता है, बियॉन्ड का आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इसको हम लोग कहते हैं। तो वहां पर आइडेंटिटी उनको रोक नहीं पाएगी, और वो बीजेपी की तरफ मूव कर सकती है। आइडेंटिटी रोकती है, वही आपकी कास्ट ये है, आपका नेता ये है, उसके साथ रहना चाहिए, वो लगातार रोके रखती है। लेकिन जब एक बेनिफिशियरी कम्युनिटी वर्क कर रहा है इंडिया में, एक बेनिफिशियरी कॉन्सियसनेस बन रहा है, जो बीजेपी के योजनाओं और संगठन के कामों से, यानी योजनाएं पहुंचाना और योजनाओं के साथ साथ उस नेटवर्क को बनाए रखना, उनको अपने साथ जोड़े रखना, कांस्टेंट सांगठनिक गतिविधियों से जो बीजेपी कर रही है, उसके कारण जो अस्मिता की राजनीति है वो कमजोर होगी, और उससे जो मूव है बीएसपी के वोटर्स का, वो बीजेपी की तरफ जाएगा। थोड़ा समाजवादी पार्टी। लेकिन बीएसपी की सियासत को अगर हम यहाँ पर देखें प्रोफेसर साहब, कि अगर इस वक्त आप लोकसभा चुनाव से पहले जो तमाम पार्टियां हैं वो एक तरफ से 2 ग्रुप में ही जो है वो दिख रही हैं, एनडीए में आप कहें या इंडिया गठबंधन कहें, बीएसपी का थोड़ा अलग यहाँ पर दिखना, क्या ये एक वजह हो सकती है जो इनके सांसदों का थोड़ा रुख में बदलाव यहाँ पर दिख रहा है, या उनको लग सकता है कि भाई हम जो है यहाँ पर कहाँ स्टैंड करेंगे? नहीं, वो नहीं है। देखिए, बीएसपी का थर्ड फोर्स होना बीएसपी के अपनी अस्मिता के लिए भी जरूरी है, और क्योंकि वहां पर अगर वो जाएंगे तो टिकट्स उनके कम मिलेंगे टिकट्स, तो जितने लोगों को टिकट मिलने की संभावना है वो कम होगी। तो उनके नेता भी ये चाहते हैं कि बीएसपी अपने उस पे रहे, एक तीसरी फोर्स बनी रहे, लेकिन वो निगोशिएशन के लिए भी जरूरी है, और अपने स्पेस, पॉलिटिकल स्पेस के लिए जरूरी है। लेकिन ये एकदम सही है कि अकेले लड़के जीत विनेबिलिटी एक्वायर करना बीएसपी के लिए हमेशा मुश्किल होता है, क्योंकि बीएसपी कभी भी अकेले दलित मतों पे जीत नहीं सकती, उसके साथ उसके दूसरे सामाजिक समूहों के मत लाने होंगे। बीएसपी सोचती है कि हम जिसको टिकट देंगे उसकी कम्युनिटी का वोट हमें मिल जाएगा और हम जीत जाएंगे, लेकिन वो होता है, लेकिन कई बार वो नहीं भी होता है, क्योंकि एक जो परसेप्शन बनता है कि भाई समाजवादी पार्टी के साथ ये जातियां जाएंगी, कांग्रेस के साथ ये जातियां जाएंगी, तो उसका एक बड़ा प्रतिशत उस हवा में भी चली जाती है। लेकिन बीएसपी अपनी स्ट्रेटजी के अनुसार टिकट उन जाति के लोगों को दे करके उनके सामाजिक आधारों को अपने साथ, अपने दलित आधार के साथ जोड़ने की रणनीति पर ही अभी काम कर रही है। ये कितना आगे चल पाएगा, मौजूद रह पाएगा, ये कहना मुश्किल है।
बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर बद्रीनारायण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जो है समीकरण थोड़ा समझाने के लिए कि कितना असर इसका पड़ता हुआ दिख सकता है। लेकिन निश्चित रूप से बीएसपी के लिए एक बड़ा झटका ये हो सकता है कि उनके जो सांसद हैं उनको लेकर चर्चा है कि वो अलग अलग पार्टियों में जो है यहाँ पर जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में सभी जो दल हैं वो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में व्यस्त हैं। इस बीच बीजेपी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर जो है वो ये आई कि सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी को सत्ता में वापसी का पूरा भरोसा है और सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक पीएम मोदी ने मंत्रियों से आगे की योजना बनाने के लिए कहा है। पीएम मोदी ने मंत्रियों से एक्शन प्लान मांगा है और मंत्रियों से अगले 100 दिन का एक्शन प्लान देने के लिए कहा गया है। मंत्रियों से अगले 5 साल का रोड मैप देने को भी कहा है और चुनाव के ऐलान से पहले मंत्रिपरिषद की अहम बैठक जो है वो होनी है। 3 मार्च को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री शामिल होंगे। सभी मंत्री कैबिनेट सचिवालय को रोड मैप जो है वो भेजेंगे और कौन फिर मंत्री बनेगा नहीं बनेगा ये सोचे बिना आइडिया देने के लिए पीएम की तरफ से यहां पर कहा गया है। चुनाव के दौरान काम धीमा ना हो इसके लिए एक बड़ा संदेश के तौर पर इसको देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे पीएम मोदी ने आज वाराणसी में रैली की और विपक्ष को घेरते हुए उन्होंने कहा कि इस बार उन्हें जमानत बचाने के लिए ही बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश ने सारी सीटें मोदी को देने का फैसला कर लिया है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष की बौखलाहट का एक और कारण है उन्हें काशी और अयोध्या का नया स्वरूप बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। मैं नहीं जानता था कि कांग्रेस को प्रभु श्री राम से इतनी नफरत है। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के युवराज का कहना है कि काशी के नौजवान नशेड़ी हैं, जिनके अपने होश ठिकाने नहीं हैं, वो मेरी काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा? वो कह रहे हैं और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है। ये कैसी भाषा है भाई? मोदी को गाली देते देते तो इन्होंने 2 दशक बिता लिए, लेकिन अब ईश्वर रूपी जनता जनार्दन पर, यूपी के नौजवानों पर ही ये लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। अरे गौर परिवारवादियों, काशी का, यूपी का नौजवान तो विकसित यूपी बनाने में जुटा है। हर चुनाव के दौरान साथ आते हैं और जब परिणाम नील बटा सन्नाटा आता है तो ये एक दूसरे को गाली देते हुए अलग हो जाते हैं। लेकिन ये लोग जानते नहीं, ये बनारस हो, यहां सब गुरु हो, यहां इंडी गठबंधन के पैंतरा ना चली। बनारस नहीं, पूरे यूपी के पता हो, माल वही है, पैकिंग नहीं है। तो यूपी ने भी सारी सीटें मोदी को देने का निर्णय किया है। यानी इस बार यूपी 100% सीटें एनडीए के नाम करने वाला है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास कर रहा है। हजारों करोड़ रुपए की इन योजनाओं को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन यहां पर हुआ है। अभी सामने आपकी बनास डेयरी है, 650 करोड़ रुपए की लागत से यह डेयरी बनी है और ऐसा लगता है जैसे हमारे किसानों और पशुपालकों का तो ये आधुनिक तीर्थ जैसा है। स्वास्थ्य के लिए एक नया मेडिकल कॉलेज काशी को आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इसका शिलान्यास भी होने जा रहा है।
काशी में पीएचयू के बाद एक नया मेडिकल कॉलेज, यह भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली की बात यहां पर अब करते हैं हम। आज फिर से यहां पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। तनावपूर्ण हालात के चलते इलाके में धारा 144 लगा दी गई है और आज जब यहां पर पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया तो प्रदर्शनकारी यहां पर भड़क गए। उन्होंने पुलिस की गाड़ियों को रोकने के लिए यहां पर आगजनी कर दी। कई महिला पुलिस की गाड़ियों को आगे भी यहां पर जो है वो लेट गए। तो यहाँ पर प्रदर्शन होता हुआ जो है वो नज़र आया संदेश खाली में। ये तस्वीरें भी हमें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर दरअसल तनावपूर्ण हालात हैं जिसको देखते हुए इलाके में धारा 144 लगा दी गई है और आज जब पुलिस ने एक युवक को यहाँ पर हिरासत में भी लिया है और पश्चिम बंगाल का जो संदेश खाली है वो काफ़ी वक्त से चर्चा में जो है वो बना हुआ है और आज फिर से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिले हैं। वहाँ पर कैसी स्थिति अब फिलहाल है ये भी जो है वो जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज का दिन थोड़ा तनावपूर्ण यहाँ पर रहा। जो हालात हैं उनको देखते हुए जो इलाका है वहाँ पर धारा 144 भी जो है वो लगाई गई है और पुलिस क्योंकि वहाँ पर मौजूद है प्रदर्शन को देखते हुए, उसकी तादाद भी वहाँ पर थी, तो ऐसे में जो पुलिस वहाँ पर मौजूद थी तो एक युवक को हिरासत में जब उन्होंने लिया तो जो प्रदर्शनकारी वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे वो उस वक्त भड़क भी गए। ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं वहाँ की और पुलिस की गाड़ियों को रोकने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की गई। आगजनी भी यहाँ पर जो है वो कर दी गई। हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, आज भी यहाँ पर विरोध होता हुआ दिखा है, पुलिस भी वहाँ पर पहुँची, कैसे हालात अभी वहाँ पर हैं? देखिए, संदेश खाली में फिर से एक हिंसा की स्थिति बनी है। वहाँ पे फ्रेश टेंशन वहाँ से रिपोर्ट हुआ है और ये जो आज सुबह की जो घटना हुई है उसी सिलसिले में आज सुबह वहाँ पे 2 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, राज्य की डीजीपी राजीव कुमार और साथ साथ एडिशनल डीजी साउथ बंगाल सुप्रतिम सरकार वहां पहुंचे थे। उन्होंने लोगों को आश्वासित किया कि देखिए आपका जो कंप्लेंट्स है उस सारे कंप्लेंट्स का जांच होगी और जांच के बाद जो इसका समाधान होगा वो भी निकाला जाएगा। कुछ लोगों को ऑलरेडी उनके ज़मीन वापस मिले हैं, तो यहाँ पे ज़मीन छीनने की मुख्य आरोप है संदेश खाली में, आपको पता है। और उसके बाद जब पुलिस ने कुछ लोगों को उठाए सुबह के जो आग लगाने की घटना है उस सिलसिले में, तब फिर से स्थिति बिगड़ गई और कुछ महिलाएं पुलिस की गाड़ी के सामने आकर लेट गए ताकि पुलिस की गाड़ी जिनको उठाए थे, जिनको डिटेन किए थे, उनको ना लेके जा पाए। साथ साथ अब जो खबर आ रही है बेरमोजूर और झुपखाली, जो ये 2 इलाका है संदेश खाली के अंदर, यहाँ से जो फिर से आग लगाने की घटना जो है वो आ रहे हैं और डीजीपी ने एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि कुछ लोग आर्टिफिशियल आग लगा रहे हैं ताकि लोगों के समस्या का समाधान ना हो। हम रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश करेंगे और यहाँ पे रूल ऑफ लॉ का मतलब ये नहीं होता है कि अगर आपके खिलाफ अन्याय है तो आप जाके किसी और के खिलाफ अन्याय करें। कानूनी व्यवस्था पे भरोसा रखिए। यहाँ पे हम कैंप लगा रहे हैं। ये डीजीपी का मुख्य जो संदेश था संदेश खाली के निवासी के लिए ये था, लेकिन उसके बाद भी आज शाम को दोपहर को स्थिति फिर से बिगड़ी है और यहाँ पे आज एक हिंसक स्थिति बनने की तस्वीर जो है आपके सामने आ रहे हैं। संदेश खाली की ये तस्वीर है। साथ साथ आज बीजेपी के जो एक महिलाओं के एक डेलीगेशन था उनको भी रोक दिया गया था, उनको जाने नहीं दिया गया था। और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो डेलीगेशन है, जो एक संवैधानिक बॉडी है, उनके जो प्रतिनिधि थे, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनको जाने का अनुमति दी गई और वो
गए भी वहाँ पे और लोगों से मिले भी। लेकिन अब जो खबर आ रहा है संदेश खाली से, आज दोपहर की जो खबर आ रहा है, वहाँ पे फिर से संदेश खाली में आग लगाने की घटना, या जो पहले दिन की जो घटना दिखे थे जिसमें महिलाएं झाड़ू और लाठी लेकर रास्ते पे उतर आए थे, वैसे ही स्थिति आज फिर से बने हैं। और आरोप ये लग रहा है कि जो शेख शाहजहां के भाई है और एक और तृणमूल नेता के घर पे आज हमला हुआ, और उसको लेकर भी पुलिस वहां पे पहुंचे और पुलिस तृणमूल नेता को भी कहते हुए ये तस्वीर सामने आया है कि अगर आप कुछ किए हैं, आपके खिलाफ भी कुछ कंप्लेंट आ रहा है, उसकी हम जांच कर रहे हैं, अगर इसमें कोई भी सच्चाई होती है तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो हम देखें आज दोपहर की जो तस्वीरें आए हैं सामने, उसमें संदेश खाली से फिर से स्थिति बिगड़ने की तस्वीर सामने आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सौरभ आपका ये सब जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज भी यहाँ पर हालात थोड़े से ख़राब यहाँ पर नज़र आए हैं। विरोध प्रदर्शन जो है वो हुआ, 144 से यहाँ पर धारा लगाई गई है। हमारे सहयोगी वहाँ से अपडेट आपको दे रहे थे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, पश्चिम बंगाल में संदेश खाली को लेकर जारी सियासी टकराव के बीच प्रधानमंत्री मोदी 1 और 2 मार्च को बंगाल दौरे पर जा रहे हैं और 1 मार्च को आरामबाग में पीएम की जनसभा है। 2 मार्च को कृष्णानगर में पीएम मोदी रैली करेंगे। इसके अलावा 6 मार्च को बारासात में उनका कार्यक्रम पहले से तय है। ये जगह संदेश खाली के बिल्कुल पास में है। अब हरियाणा से खबर आपको दिखाते हैं। हरियाणा के पलवल से बड़ी खबर जो है वो आई है। यहाँ पर मां और बहन के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर बदमाशों ने 10वीं के छात्र को गोली मार दी। पुलिस के मुताबिक बुलेट पर सवार 3 बदमाशों ने महिला और उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ की। जब उनके बेटे ने विरोध किया तो दाहिने हाथ में गोली मार दी और फरार हो गए। बदमाश अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।